नमस्कार। नमस्कार रश्मि। आदरणीय समीर पोछड़ जी, हमारी बहन स्मिता पुरुषोत्तम जी, हम लोग मिलकर के खूब काम करते हैं और हम इनसे जो आपने बताया कि पैशन जो है और उससे हम प्रेरणा भी लेते हैं। और हम पिछले काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में सभी प्रकार की प्रतिभाओं के होते हुए भी, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के होते हुए भी हमारे जो कुल मिलाकर के जो हमारा तंत्र है उसने हमारे रास्ते में लगातार बाधाएं खड़ी की हैं। और हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहे अनचाहे, जानबूझ करके या बिना समझे इस बात को कहना शुरू हो गए हैं कि चीन से हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, ये संभव ही नहीं। कल ही मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख रहा था, उसने बेचारे ने खूब प्रयास किया, मैं बेचारा ही कहूंगा, कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि पूरा देश आत्मनिर्भरता के तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग गया है। सबने सोच लिया है, सब लोग जानते हैं 135 करोड़ का जो भारत है, इसमें बच्चा बच्चा जो है वो बहुत बुद्धिमान है। सबको मालूम है कि चीन से 2-3 हजार रुपए में स्मार्टफोन आता है, लेकिन सब मैं समझता हूँ कि जब हमने 2017 में चीन के खिलाफ अभियान शुरू किया था तो उस समय लगभग 40-50% लोग थे वो हमारी बातों से सहमत थे, बाकी आधे सहमत नहीं थे। हालांकि डोकलाम हो गया था, चीन बार बार टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने सीपीसी भी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेंसिटाइज होना चाहिए था देश की जनता को वो नहीं। लेकिन ये 3 महीने जब से हम लॉकडाउन में बैठे हैं और सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस देश में और पूरी दुनिया में कोरोना को फैलाया गया, तो चाहे कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर के जिम्मेदारी जो है वो चीन और WHO की है। तो उसके नाते बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चीन से विमुख हुए हैं। और जब तक ये घटना नहीं हुई थी, जो कुकृत्य चीन ने अभी किया है, उस समय तक 90% लोगों ने ये प्रण ले लिया था कि ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वेस बता रहे हैं कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। और जब से ये कुकृत्य हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी व्यक्ति, थोड़े बहुत चीन के भक्त हैं उनको छोड़ करके देशवासियों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय चीन के बहिष्कार की बात नहीं कर रहा। आज का जो विषय है कि हाईटेक के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। स्मिता जी बहुत लंबे समय से इस विषय को बार बार उठा ही रही हैं कि अपने देश में जो कंपनीज हैं, अपने देश के जो उद्यमी हैं, उन्होंने प्रयास करके बहुत प्रकार की हाईटेक टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है। जब हम मिल करके, आपको याद होगा स्मिता जी, जब हम डिफेंस के संदर्भ में जब बैठ के करते थे और अभी भी करते हैं, तो सबसे बात हमें ध्यान में आई कि हमारे ऐसे कई स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वास्तव में अपनी आईपी जिन्होंने डेवलप की है। जब ये 74% FDI इन डिफेंस की बात आई तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों ने सरकार से यही पूछा कि व्हाट विल हैपन टू द आईपी डेवलप्ड बाय आवर इंडिजिनियस एंटरप्रेन्योर्स। तो जो ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि हम अपने देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स बन ही नहीं सकते हैं, हमारे देश में ऐसे हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो न केवल बनाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं।
ये डिफेंस की बात हुई। हमने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में अपना देश आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे ही ये कोरोना का संकट आया तो लोगों ने कहा कि हम पीपीई किट्स नहीं बनाते, हम टेस्टिंग किट्स नहीं बनाते, हम हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं, बना ही नहीं सकते हैं, आईपी नहीं है, वगैरह वगैरह बातें होनी शुरू हो गई। उसी समय किरण मजूमदार शॉ ने एक ट्वीट किया कि आप वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं, हमारे देश में एक स्कैनरे नाम की कंपनी है जो 5000 वेंटिलेटर्स हर महीने बनाती है। तो एकदम से सब लोग चौंक गए। ये 5000 वेंटिलेटर्स बनाने वाली हमारे ही देश की कंपनी कौन है? तो वो हमारे मित्र हैं, उनका नाम है अल्वा विश्व प्रसाद। तो मैसूर की एक कंपनी है, उसको वो चलाते हैं। एक बार मैं किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैसूर गया था, तो वो मुझे जबरदस्ती किडनैप करके अपनी कंपनी में लेके गए थे। मुझे दिखाना चाहते थे कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ सीटी स्कैन की मशीन को छोड़ करके बाकी सब मशीन्स बनाता हूँ, वेंटिलेटर्स बनाता हूँ, तमाम प्रकार की सभी एक्सरे मशीन बनाता हूँ। ऐसी एक्सरे मशीन जो गाँवों में तीन दिन भी अगर लाइट चली जाए तो उसके बावजूद भी वो चलती रहती, उसके साथ जो जुड़ा हुआ पावर पैक है। यानी और यहाँ भारत सरकार के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स बनते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपका वेंटिलेटर्स का है काम, तो आप 5000 वेंटिलेटर से काम नहीं चलेगा, हमें ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आईपी जो है, अपना डिजाइन फ्री में सबको देने के लिए तैयार हूँ, जो भी इसके लिए सक्षम। तो उन्होंने बेल को वो डिजाइन दिया, उन्होंने महिंद्रा को वो डिजाइन दिया, और आज ये स्थिति बनी है कि मात्र 2 महीने में हमारे यहाँ 50,000 वेंटिलेटर्स बनके तैयार हैं, जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमारा ये कहना है कि हम पीएसएलवी बना सकते हैं, हम एक बार में 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं, हम एटम बम बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं। ये सारी चीजें प्रिसीजन मांगती हैं। हम पूरे दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, ये सब प्रिसीजन के काम है, ऐसा नहीं है, सामान्य बात नहीं। तो हम क्या चिप्स नहीं बना सकते? हमारी कंपनी ने बनाया, लेकिन अब आपको यहाँ से वहां सरकारी दफ्तरों में दौड़ना पड़ रहा है, और फिर आप किसी ना किसी समय आपके ऊपर कोई चाइनीज इन्वेस्टर आएगा, वो कहेगा मैं आपको 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, ये डिजाइन मुझे दे दीजिए, या आपके स्टार्टअप में मुझे 70% हिस्सा दे दीजिए, 80% हिस्सा दे दीजिए, और मैं आपको फंड करता हूँ। इस प्रकार की स्थितियां बनी। मेरा यहाँ कहना है कि 2001 से जब से चीन ने हमारे देश के आर्थिक तंत्र पर कब्जा करना शुरू किया, nobody has failed us. It is the government of India, हमारी सरकारें, उन्होंने हमें फेल किया है, क्योंकि सारा देश चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे देश पर ये कब्जा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ 12-13 साल पहले हम एपीआई सारे हम बनाते, 90% APIs. Today we are dependent up to the tune of 90% of APIs coming from abroad, 70% of them coming from China. Why? Because they had been dumping their API. And it's a fact. And after we got dependent on China, now they have started exploiting us. They have increased the price of folic acid by 13 times, by the amoxicillin by 3 times, and so on. तो क्या हम अपने देश को एक्सप्लॉइट होने देंगे? तो हमारा ये कहना है, मैं अंतिम बात अपनी कहूंगा स्टार्टअप्स की फंडिंग के बारे में। ये बात सही है कि चाइना ने बहुत फंडिंग किया है, और आपको ये भी समझना होगा कि अगर फंडिंग होने के बाद वो स्टार्टअप चलाई चाइना के पास चला जाए, तो उसमें फिर रहा क्या? फिर उसमें इंडिजिनाइज क्या है? फिर उसमें भारत का क्या है? कुछ भी नहीं बचा। वो कंपनी अल्टीमेटली चीन की कंपनी हो गई, और हमारे युवाओं की जो प्रतिभा है उसका चीन ने लाभ उठा लिया। और मुझे तो ऐसी भी सूचनाएं हैं कि हमारी वेल रन कंपनीज को
जानबूझ करके चाइनीज फंडिंग के माध्यम से पहले खरीदा गया और उनको बाद में किल किया गया, ताकि किसी भी प्रकार का कंपटीशन चाइनीज सामान के साथ न रहे। ऐसे में हमें हाईटेक के क्षेत्र में, चाहे वो एपीआई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, इन सब में हमें, जैसे सरकार 3000 करोड़ रुपए का एपीआई का एक पैकेज लेकर के आई है, हम हमेशा कह रहे थे। आवाज कोई कठिनाई है क्या? नहीं, ठीक आ रही है बिल्कुल। क्योंकि एक मैसेज अभी आया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस संदर्भ में विचार करना पड़ेगा कि जो भी हमारी हाईटेक है उसको हम अपने देश में विकसित भी करें, और जहां संभव ना हो, मेरा देश 100 साल के लिए वेट नहीं कर सकता, 10 साल के लिए भी वेट नहीं कर सकता, 5 साल के लिए भी वेट नहीं कर सकता, 1 साल के लिए भी वेट नहीं कर सकता। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, विकसित हो गई है तो ठीक है, नहीं तो हम विदेश से भी टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। आज हमारे पास 450 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जैसे आल्वा विश्व प्रसाद ने, मैसूर की उस कंपनी ने दुनिया भर के पेटेंट खरीद लिए, इसलिए कि उसको अपने देश में उत्पादन को बढ़ाना था, और इसको हम टेक्नो नेशनलिज्म कहते हैं। तो चाहे खुद हम टेक्नोलॉजी विकसित करें, चाहे हमारे स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी विकसित करें। मैं जो भी स्टार्टअप अभी यहाँ पर जिन्होंने बात की, मैं इसके बाद उनका नंबर लेकर के बात करूंगा। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय फंड्स भी हैं। कई लोग हमसे बात करते हैं, लेकिन भारतीय फंड्स के साथ भारत सरकार सौतेला व्यवहार करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ। उनके साथ उनको जो इनकम टैक्स, उनको जो टैक्स ट्रीटमेंट है, और जो विदेशी फंड्स के साथ जो टैक्स ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत भिन्नता है। ऐसी इस बात को भी हम सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। यानी अगर विदेशी फंड को आधा टैक्स लगता है और भारतीय फंड को उससे डबल लगता है, तो भारतीय फंड की जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन होगी वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, और खासतौर पर चाइनीज फंड्स को तो हमें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। हमने कहा है कि जैसे हमने टेंडर्स में कहा है कि विदेशी चाइनीज फर्म्स को हमें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, चाहे कोई भी आधार बना करके किया जाए, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, हमें उसको इसी प्रकार से हमारे फंड्स जो चाइनीज फंड्स हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और विदेशी फंड्स जितने दूसरे फंड्स हैं उनके साथ भारतीय फंड्स का इक्वल टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे कई फंड्स मैनेजर्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जिन्होंने ये फंड्स बनाए हुए हैं, वो लोग हमसे बात करते रहते हैं। मैं टीवीएस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी हमसे बात की है। तो ऐसे उन सब से हम भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनको लिंकअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे का भविष्य भारत का है, ये सदी भारत की है, और हम आगे बढ़ेंगे। और कोरोना ने एक संकट तो आया है, लेकिन एक अवसर दिया है कि हम एक, जिसको हम नी जर्क कहते हैं, वैसी स्थिति बनी है। तो एक नी जर्क के नाते, नी जर्क ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने अचानक अभी बहिष्कार की कॉल दी और कल भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज भी प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, मुझे लगता है कि ग्रामीण भारत को विकसित करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ऐसे ही हम हाईटेक में भी उसी विगर से आगे बढ़ेंगे, ऐसा समझते हुए, ऐसा मानते हुए। और स्मिता जी जैसी जारू ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ हैं, और ये इनसाइड एंड आउटसाइड सब जानती हैं। तो क्योंकि इन्होंने सिस्टम में काम किया है कि जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रेजेंट और पास्ट जो
ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी सब ये जानती हैं, तो इसलिए उनको भी उत्तर देना होगा और जो भी रास्ते में आएगा उसको समझाना पड़ेगा और ऐसे समझाते बुझाते हुए देश को आगे लेकर के जाएंगे। नमस्कार।